स्टूडेंट्स, कक्षा 9th में गणित में आपको सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 4.4 तक कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट द यूक्लिड ज्यामिति। तो यहाँ पर यूक्लिड जो एक हमारे बहुत ही विख्यात गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने कुछ ज्योमेट्री के बारे में कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणाएं, कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स हमें दिए थे। उन्हें हमें यहाँ पर समझना है और याद करना है। तो सबसे पहले उनकी अभिधारणा क्या थी, उनका पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट वन, कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये चीज़ हमने वैसे छोटी क्लास में भी पढ़ी हुई है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु, दो बिंदु हैं अगर, तो उन दोनों के बीच में एक सरल रेखा या सीधी रेखा जो है वो खींची जा सकती है। अब इसमें एक एक्सिम और पोस्टुलेट में फर्क क्या है? अभिधारणा और अभिगृहित में क्या अंतर है? अभिधारणा जो है ये एक ऐसी धारणा है जिसे हम अभिधारणा भी कह सकते हैं, या एक विशेष प्रकार की अवधारणा है जो गणित में निरंतर प्रयोग की जाती है। अभिधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो कि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, विशेषकर केवल ज्यामिति में ही प्रयोग की जाती है। एक ऐसी अवधारणा है जो सिद्ध की हुई चीज़ है, सिद्ध की हुई बात है, और जिसका प्रयोग हम ज्योमेट्री में करते हैं। अभिगृहित भी एक अवधारणा ही है, एक प्रकार से अभिधारणा ही है, लेकिन अभिगृहित जो है ये केवल ज्यामिति में ही सीमित ना रहकर ये गणित में सब जगह निरंतर प्रयोग में आती है, तो वो होती है अभिगृहित। तो इस प्रकार से अभिगृहित और अभिधारणा दोनों ही एक प्रकार से अवधारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, या सिद्ध की हुई चीजें हैं, सिद्ध की हुई बातें हैं। जो अभिधारणा जो है वो सिर्फ ज्यामिति में प्रयोग होती है, और अभिगृहित जो है ये गणित में निरंतर सब जगह, सभी शाखाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अब इसी अवधारणा के आधार पर एक अभिगृहित, एक एक्सियम हमारे पास बनता है। वो क्या है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय मतलब कि उस प्रकार की एक ही रेखा है और कोई नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पर P और Q दो बिंदु हैं, P और Q को मिलाने वाली एक ही रेखा है ये वाली। ये हम देख सकते हैं कि ये वाली रेखा जो है ये P और Q को मिलाती है। बाकी और कोई भी रेखाएं जो P से गुजरती हैं वो Q से नहीं गुजरेंगी, और अगर Q से गुजरती है तो Q P से नहीं गुजरेंगी। एक ही रेखा है जो P और Q दोनों से होकर जा सकती है, तो वो अद्वितीय है। इट इज डिस्टिंक्ट, बिल्कुल एक ही ऐसी रेखा है, दूसरी ऐसी नहीं हो सकती है। अगला पोस्टुलेट सेकंड है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब टर्मिनेटेड लाइन, कि उसकी एक निश्चित रेखाखंड है। जैसे हमारे पास निश्चित रेखाखंड ले लेते हैं हम जी, ये हमारे पास दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड है, ये शांत है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन इसे अगर हम चाहें तो आगे हम बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों, और इसको जितना मर्जी हम चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये साधारण सी चीज़ है। अगली अवधारणा नंबर 3 है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हमें पता है कि बिंदु को हम केंद्र मानते हैं और त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, यही इसकी भी अवधारणा है। अवधारणा 4 है कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण हमें पता है कि समकोण का कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, और जहाँ भी समकोण होगा वो 90 अंश का ही होगा। तो सभी समकोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। अगली अभिधारणा नंबर 5 है, ये थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि यदि किसी सीधी रेखा यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि, देखो
ये सीधी रेखा इन दोनों रेखाओं के ऊपर गिरकर ये एक ही तरफ के जो अंतः कोण बनाती है, और इन अंतः कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का योगफल जो है दो समकोणों मतलब 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। इन रेखाओं को आगे अगर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए, ए बी को ए से आगे और सी डी को सी से आगे अगर बढ़ाया जाए, तो इस ओर मिलेंगी और इस ओर ये आपस से एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और इस साइड एक निश्चित बिंदु पर जाकर ये मिल जाएंगी, जिस तरफ की दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से मतलब दो समकोणों से कम होता है, दो समकोणों से कम होता है। तो ये एक एक अभिधारणा और थी, इसमें अभिधारणा 5। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को देखते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो कथनों को हमें देखना है कि क्या क्या कथन हैं। पहला कथन है कि एक बिंदु से होकर केवल, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, असत्य है। ये असत्य क्यों है कि क्योंकि इसमें एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई ये बिंदु है, यहाँ से ऐसे कई प्रकार की रेखाएं जो है वो खींची जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाए, कई प्रकार की रेखाएं जो हैं वो खींची जा सकती हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसमें कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब दो भिन्न बिंदु हैं, दो बिंदु हैं तो उनसे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी असत्य है। अभी अभी हमने किया था कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वो कौन सी अभिधारणा थी? अभिधारणा नंबर 1, अभिगृहित 5.1 कि दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आगे है तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा, देखिए तीसरा जो है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आगे है चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। देखिए यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही, सत्य कि बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये भी हमने यूक्लिड के अभिधारणा में हमने पढ़ा है कि एक बिंदु और एक त्रिज्या लेकर एक ही प्रकार का वृत्त, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। सेम एक ही बिंदु या और एक ही त्रिज्या हो तो अलग अलग वृत्त नहीं बनेंगे, एक ही वृत्त बनेगा। इसका मतलब कि दोनों वृत्त, अगर दो हम अलग अलग जगह पर वृत्त बनाते हैं तो दोनों वृत्त बराबर बनते हैं। आगे देखिए, पांचवा है
आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई हो तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ये भी एक अभिधारणा है। इसके पोस्टुलेट्स जो हमने पढ़े थे उसमें है ये कि अगर कोई एक वस्तु दो वस्तुओं के बराबर है तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक रेखा जो है दो अन्य रेखाओं के अगर बराबर है तो वो दोनों रेखाएं जो है आपस में बराबर होंगी। पी क्यू जो है, पी क्यू ए बी के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर हैं। तो ये सत्य है, सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो ये परिभाषाएं कुछ हमसे पूछी गई हैं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और रेखाखंड। तो और आगे हमारे पास है वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, ये 5 परिभाषाएं हमसे पूछी गई हैं। तो यहाँ देखिए कि समांतर रेखाएं, सबसे पहले समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या है? वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। यहाँ पर रहती आएगा। समान रहती है। आगे है दूसरा लंब रेखाएं। तो दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है। तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। इसमें हमारे पास देखिए समकोण की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। समकोण क्या होता है? तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है। ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो लंब रेखाओं को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि समकोण क्या है। तो समकोण क्या है कि जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के अंश पर झुकी हों तो उस कोण को हम समकोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं साथ में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि रेखाखंड। रेखाखंड है तीसरा परिभाषा। जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। इसकी एक और भी परिभाषा हो सकती है कि जिस रेखा की एक निश्चित लंबाई हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है? रेखा का ना आदि है ना अंत है, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ना शुरू का पॉइंट होता है ना अंतिम बिंदु होता है। लेकिन रेखाखंड एक ऐसी रेखा है जिसका शुरू का बिंदु है वो भी हमें पता है और उसका एक अंत बिंदु भी होता है निश्चित। तो निश्चित बिंदु होते हैं, इसकी निश्चित लंबाई होती है, एक डेफिनेट लेंथ होती है, उसे हम रेखा खंड कहते हैं। रेखा का खंड होता है, खंड मतलब एक भाग है। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है रेखा खंड है तो रेखा का एक भाग है। लाइन सेगमेंट बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ लाइन which has a definite length. It has both the points, its initial point and its end point. दोनों ही पॉइंट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। मतलब डेफिनेट पॉइंट होता है, कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म हो जाती है। अगला है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें हमें परिधि की परिभाषा पता होनी चाहिए क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है वो हमें पता होने चाहिए। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच, परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगला है वर्ग। वह बंद आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हों। वह बंद आकृति, ये इतना अच्छे से डेफिनेशन वैसे है नहीं है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है। पहले तो हमें पता नहीं, वर्ग में 4 भुजाएं, बंद आकृति तो कोई भी कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। तो वह, इसे थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं।
आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अब दो अभिधारणाएं हमें दी हैं, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए, दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है, और दूसरी ओर ये बोल रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो पहली जो है वो हाँ हम बोलेंगे इसको कि ये जो अभिधारणा है वो सही है कि यह अभिधारणा में दो अपरिभाषित तथ्य हैं जिसमें रेखाएं और बिंदु हैं। इसमें जो प्रश्न नंबर 3 है, इन अभिधारणाओं पर विचार करना था हमने, और प्रश्न क्या था इसमें कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। पहले तो हमें ये ढूंढना है कि इनमें कोई ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा जो है नहीं दी गई है, ना ही नहीं पड़ी है, या अपरिभाषित है वह शब्द, विच इज़ नॉट डिफाइंड। और क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या वे अभिधारणाएं जो हैं एक दूसरे का अविरोध करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, क्या ये जो अभिधारणाएं हैं दोनों, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाएं जो हमने पढ़ी वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर पता लगाएंगे कि हाँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो है वो हाँ है कि यह अभिधारणा में, इस अभिधारणा में दो अपरिभाषित तथ्य हैं जिसमें रेखाएं और बिंदु है। रेखा और बिंदु ये अपरिभाषित तथ्य हैं, और हाँ ये अभिधारणा जो है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही, यूक्लिड की अभिधारणाओं से ही प्राप्त होती हैं। और दूसरा क्या है, हाँ दूसरी जो अभिधारणा है यह अभिधारणा असंगत है। अब ये असंगत है क्योंकि ये दो भिन्न स्थितियों से संबंधित है और इनमें से कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा से अनुसरण नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। पहले हम आकृति लेंगे, ए और बी दो बिंदु हैं, दोनों को मिलाया और सी इनके बीच में हमने ले लिया बिंदु। ए सी बराबर सी डी है, ये सी बी है हमें दिया है। यहाँ पर हमें डी की जगह बी दिया होना चाहिए, सी बी दिया होना चाहिए। तो दिया क्या है हमें, ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी बराबर हैं। देखिए ए सी और बी सी बराबर हैं, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर, ये गलत है, 1/2 ए पी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रमाण हम करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो कि ए सी प्लस बी सी, देखो ए सी और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं, ए सी प्लस बी सी को ऐड करते हैं तो ए बी आता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। अब बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, बी सी और ए सी बराबर है तो बी सी की जगह ए सी भर दिया। ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, तो 2 ए सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, सॉरी ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ गया हमारे पास। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमें ये सिद्ध करना है कि एक ही मध्य बिंदु एक ही होता है, किसी भी रेखाखंड का दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि माना रेखाखंड ए बी पर एक और मध्य बिंदु है जिसे हमने सी डैश लिख दिया है। तो अगर मध्य बिंदु है इसलिए ए सी डैश बराबर बी सी डैश होना चाहिए और ए सी डैश इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए। और वैसे हमारे पास ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी तो होता है, ये हमने प्रश्न नंबर 4 में सिद्ध किया है। तो प्रश्न ये दोनों समीकरण नंबर 1 और 2 से हम देखते हैं कि दायां पक्ष जो है दोनों का बराबर है। दायां पक्ष हाफ ऑफ ए बी बराबर है, तो बाएं बराबर होना चाहिए ए सी डैश इक्वल टू ए सी। तो ए सी डैश बराबर ए सी तभी हो सकता है अगर सी और सी डैश एक ही बिंदु मतलब संपाती हों। तो इसका मतलब हुआ कि सी और सी डैश दो बिंदु नहीं है, ये एक ही बिंदु है, अर्थात एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर सी डी, ये हमने सिद्ध करना है। हमें दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी दिया है। ए सी से अगर हम बी सी माइनस करें, देखो सीधा हो जाता है, ए सी से बी सी माइनस कर दें हम ये वाला, और बी डी में से भी बी सी माइनस करें, तो हमारे पास ए बी और सी डी बचता है, जो कि सिद्ध हो जाएगा बराबर। देखिए ऐसे ही करेंगे हम इसको कि हमें दिया क्या है, ए सी बराबर बी डी दिया है, ए सी बराबर बी डी दिया है, सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू सी डी। प्रमाण क्या है, ए सी और बी डी बराबर हैं। समीकरण 1 में से बी सी घटाने पर दोनों ओर बी सी घटा देंगे, बी सी घटाया, ए बी इक्वल टू सी डी हमारे पास आंसर आ जाता है। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। जो अभिगृहित नंबर 5 है, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, पिछले अभी बताया था, 5 अभिगृहित हमने पढ़े थे। तो अभिगृहित जो 5वां है वो क्या है कि वो जो है वो विश्व में सब जगह सत्य है, इसलिए उसे सर्वव्यापी माना गया है।